Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, Intermediate Part 1, Chapter number 8, Chemical Equilibrium. इसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर है लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे पहले हमने देख लिया था स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिफरेंशिएट भी कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस लॉ वाज proposed by Goldberg and Peter Walsh in 1864। ये लॉ है क्या? ये लॉ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है। यानी कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, यानी पर यूनिट वॉल्यूम मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और जब मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो आपस में कोलाइड ज्यादा करेंगे, और कोलाइड ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा हो जाएगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा रेट उतना ही ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूं तो इसका यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन के लिए। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। एक्टिव मैसेज, एक्टिव मैसेज क्या होते हैं, एक्टिव मैसेज होते हैं जब हमारे पास कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो और सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, तो इसको एक्टिव मैस कहेंगे। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैसेज के, यानी उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हों तो फिर कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है A+B, उसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, तो रेट A के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और B के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की कंसंट्रेशन और फिर B की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, यानी दोनों की कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रेट। फॉर एग्जांपल A+B गोज टू C+D। A+B जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो A+B रिएक्टेंट्स हैं और C और D प्रोडक्ट्स हैं। जब रिवर्स आएगा तो C और D रिएक्टेंट्स बन जाएंगे A और B प्रोडक्ट। यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और बी की कंसंट्रेशन के, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और बी की कंसंट्रेशन के। और जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा के एफ, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह अगर रिवर्स रिएक्शन के लिए तो हम लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी और डी की कंसंट्रेशन की, रेट और बैकवर्ड रिएक्शन सी और डी की कंसंट्रेशन के। और फिर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या कांस्टेंट लगाएंगे, के आर, आर फॉर रिवर्स, यानी रिवर्स रिएक्शन के लिए ये रेट कांस्टेंट। तो हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का भी पता चल गया, रिवर्स का भी। हमने देखा था इक्विलिब्रियम पर जाकर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वल कर दें, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था, के एफ ए और बी, और रिवर्स क्या है, के आर सी और डी, तो ये दोनों इक्वल कर दिए।
नेक्स्ट के आर को हम दूसरी साइड पे इसको रीअरेंज कर लेते हैं, के एफ ओवर के आर हो जाएगा, जबकि ए और बी इधर जाके डिवाइड कर जाएंगे। के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और के आर रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। सी डी, ये सी और डी दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी दोनों रिएक्टेंट्स हैं। के एफ और के आर ये होगा के सी, यानी ये हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, के एफ और के आर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया के सी, जबकि सी डी और ए बी, सी डी क्या है, दिस इज प्रोडक्ट, और ए बी क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है। इस तरह से तो मैं कह सकता हूं के सी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये रेशियो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशियो है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब है ये जो हमारे पास सी और डी है, हम इनको प्रोडक्ट देख रहे हैं और ए और बी को रिएक्टेंट देख रहे हैं। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की रेशियो होगी, दैट विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब है किसी भी रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो हम ऊपर प्रोडक्ट लिख देते हैं और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जैसे देखें N2 + 3H2, ये हैबर प्रोसेस है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो अमोनिया बनता है। अब यहां पर अगर हमने इसका केसी लिखना हो तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे। प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया, और अमोनिया के मोल कितने हैं, 2 मोल हैं। जितने मोल होंगे यानी जितना कोएफिशिएंट होगा वो एक्सपोनेंट बन जाएगा, उसकी पावर आ जाएगी। इसी तरह रिएक्टेंट नीचे आ जाएंगे, हमारे पास ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 1 ही मोल है, जबकि हाइड्रोजन के 3 मोल हैं। इसका मतलब है हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है, उसके मोल 3 है, तो इसका एक्सपोनेंट यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको शो कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, जो ये उसकी रेशियो होती है। बस याद ये रखना होता है, ख्याल ये रखना होता है कि एक तो जितने भी रिएक्टेंट्स हों उनका आपस में प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो ये प्रोडक्ट आएगा, दरमियान में कोई साइन नहीं आएगा। और फिर जितने भी उनके मोल होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, वो उन सबके एक्सपोनेंट्स बन जाते हैं। एक तो सादा सादा क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि इन रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी जो है वो उनको लिखें, तो उसमें आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखनी है, रिएक्टेंट की नीचे। इसके बाद है जो यहाँ से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि केसी जो है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसके यूनिट्स क्या होंगे। तो उसके लिए सादा सा ट्रिक ये है कि कंसंट्रेशन जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर डेल्टा एन कर दें। ये डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, यानी जितने प्रोडक्ट के मोल्स हैं उसमें से रिएक्टेंट के मोल माइनस कर दें, और जो भी आंसर आए उसको यहाँ पर पावर में शो कर दें। ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन ही होती है, यानी कंसंट्रेशन की पावर आपने डेल्टा एन करनी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल मिलकर इथाइल एसीटेट और वाटर बनाते हैं। यहाँ पर देखें एसिटिक एसिड का 1 मोल है, इथाइल अल्कोहल का भी 1 मोल है, यानी रिएक्टेंट के टोटल मोल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। यहाँ इथाइल एसीटेट का 1 मोल है और यहाँ पर वाटर का 1 मोल है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस निकालना चाहें तो हम कहेंगे प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के टोटल मोल कितने हैं, 2, यानी यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एन 0 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 0 लगाएंगे डेल्टा एन, तो इसका मतलब है इस रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं आएगा, नो यूनिट्स। मींस जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल बराबर होते हैं, जैसे देखें इसी रिएक्शन का अगर मैं केसी लिखना चाहूं तो एक तो मेरे पास है एसिटिक एसिड और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो मेरे पास दूसरे वाला जो रिएक्टेंट्स है
वो वाला रिएक्टेंट है इथाइल अल्कोहल। अब रिएक्टेंट मैंने नीचे शो करने होते हैं, प्रोडक्ट ऊपर, तो देखें रिएक्टेंट के 2 मोल है। अब मैं प्रोडक्ट के भी अगर 2 मोल शो करूं तो एक इथाइल एसीटेट का है और दूसरा यहाँ पर वाटर का है। अब सबके यूनिट सेम होंगे, यानी कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये इथाइल एसीटेट के लिए भी यही होगा, उसका 1 ही मोल है। ये वाटर के लिए भी यही होगा क्योंकि वाटर का भी 1 ही मोल है, तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर हम एसिटिक एसिड का देखें वो भी 1 मोल है, तो ये आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और फिर अगर हम इथाइल अल्कोहल का देखें तो वो भी 1 मोल है, तो वो भी क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है ये सारे कैंसल हो जाएंगे यहाँ से और इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा। यानी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हों तो फिर केसी का कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन अगर इक्वल ना हो, जैसा कि देखें ये हमारे पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलेगा अमोनिया बन जाएगा। यहां पर अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें, नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट के टोटल मोल 4 है, प्रोडक्ट के टोटल मोल 2 हैं। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकाल लें, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, यानी डेल्टा एन निकाल लें, तो एन क्या है, प्रोडक्ट के मोल है माइनस यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट के मोल है। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 4, 2 - 4, तो ये आ जाएगा -2। यानी यहाँ पर डेल्टा एन हम -2 लगा देंगे तो ये यूनिट आ जाएंगे इस रिएक्शन में केसी के। तो यहाँ हमारे पास जो यूनिट बनेंगे वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर -2 बन जाएगी। यानी हम इसको यूं शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास है मोल, इस तरह से मोल, ये माइनस स्क्वायर बन गया मोल का माइनस स्क्वायर सॉरी, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास है, ये आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब है, और डेसीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा मोल का स्क्वायर, लेकिन वो माइनस। तो यहाँ पर जो हमारे पास, चूंकि ये माइनस है तो ये -6 हो जाएगा, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा मोल माइनस स्क्वायर, जबकि डेसीमीटर क्यूब, ये जो डेसीमीटर है ये हो जाएगा +6। तो इसके ये यूनिट बन जाएंगे, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो सिंपली जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं उनके मोल्स में जितना डिफरेंस आता है, वो वाला जो डिफरेंस होता है वो आप यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे इस रिएक्शन में देखें PCl5 डिकम्पोज कर रहा है, तो PCl5 का 1 मोल है, 2 मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट के, एक PCl3 का और एक Cl2 का। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस निकालना चाहें डेल्टा एन, तो यहाँ प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, हमारे पास 2 हैं, एक PCl3 का और एक क्लोरीन का। रिएक्टेंट के कितने हैं, 1 है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ 1 लगाएंगे तो इसका मतलब यूनिट बच जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यही वाला इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसका मतलब है इस रिएक्शन के जो यूनिट हैं वो कंसंट्रेशन वाले ही हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल आएंगे तो कोई यूनिट नहीं आएगा, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो फिर कोई ना कोई यूनिट जरूर आएगा। अगर तो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे जैसे यहाँ पर है, तो फिर मोल जो होगा उसकी पावर प्लस में आएगी और डेसीमीटर क्यूब की पावर माइनस में आएगी। और अगर प्रोडक्ट के मोल कम हैं तो फिर मोल माइनस में आएगा, माइनस स्क्वायर माइनस क्यूब, जबकि जो डेसीमीटर वाला यूनिट होगा डेसीमीटर क्यूब वाला ये प्लस में चले जाएगा। अगर हमारे पास रिएक्शन गैसियस हो तो हम गैसियस की कंसंट्रेशन को, जो गैसियस रिएक्शन है उनकी कंसंट्रेशन को किससे शो करते हैं, ATM से, यानी पार्शियल प्रेशर से। कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर।
तो फिर हम एटीएम डेल्टा एन कर देंगे। इस तरह से ये यूनिट निकाल लेंगे केसी के फॉर गैसियस रिएक्शन। जैसे यहाँ पर सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पर सारी गैसेस हैं, तो नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 है, टोटल 4 मोल है, और यहाँ पर 2 मोल है। तो अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो ये -2 आएगा। तो अगर हम यूनिट निकालना चाहें, यानी यहाँ पर गैसियस रिएक्शन के लिए Kp हो जाएगा फिर, क्योंकि हम कंसंट्रेशन को प्रेशर से शो कर रहे हैं, तो ये एटीएम माइनस स्क्वायर बन जाएगा। तो ये याद रखना है, अगर गैसियस रिएक्शंस हो तो इस तरह भी यूनिट हम Kp के फिर यूनिट निकालते हैं बजाय Kc। यानी Kc के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, Kp के यूनिट निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा लेक्चर लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के यूनिट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।